औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो हैं ईमान की सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, तो कल हमने डिस्कस किया था, कंक्लूड किया था कि रूह को एज अ एनर्जी, ठीक है, कंक्लूड कर लिया था। और उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था कि रूह जो है वो असल में एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, एक एनर्जी है जो खुदा की तरफ से इंसान में डाली गई है। और अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को फूंका, ठीक है। और इस तरह से फिर हमने देखा, एक बहुत प्यारी सी मैंने दुआ आपके साथ शेयर की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि किस तरह से उन्होंने अपने हर मतलब अपने जिस्म के अज़ा के लिए, मतलब अज़ा के लिए जिसमें उन्होंने जिस्म के अज़ा के लिए, ठीक है, दुआ मांगी कि इसमें अल्लाह ताला नूर दे दे, रोशनी दे दे, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब यहाँ पे फिर आपके सामने मैंने इब्नुल अरबी की बहुत प्यारी सी पोएम पढ़ी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की तरफ से वो है, जैसे अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा है ना, बिल्कुल इसी तरह इब्नुल अरबी की वो पोएम थी जिसमें अल्लाह की तरफ से बंदे को मुखातिब किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जब तुम कोई खूबसूरती देखते हो, जमाल देखते हो, मेरा कमाल देखते हो, मैं तुम्हें क्यों याद नहीं आता। मैं मतलब वही तो मेरा नूर है जो तुम्हारी आंखों से जाहिर हो रहा है, तो तुम मुझे क्यों नहीं देखते, मुझे क्यों नहीं सुनते, वाई। तो ये वाली चीज़। तो फिर बात ये आ गई कि जो रूह की एनर्जी है वो, उसको साइंस क्या कहती है। साइंस यही कहती है कि वो इंसान का ह्यूमन बायोफील्ड है, या इंसान का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और सूफिया इसे कहते हैं ये इंसान का ऑरा है, ठीक है। हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रूह की एनर्जी है, जो एक मुख्तलिफ कलर्स की है, उसके ऊपर बात हुई हमारी थोड़ी बहुत सरसरी। तो कि जो जिस किस्म की रूह होगी उस किस्म का आपका ऑरा होगा। और ये ऑरा जो है असल में हमारी इम्यूनिटी है। हमारी इम्यूनिटी हमारा ऑरा है। जितना ऑरा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, खूबसूरत होगा, शाइनी होगा, उतनी हम सेहत की, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, ठीक है। ये है इंसान का बायोफील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना मजबूत होगा, उसके इर्द गिर्द की लेयर्स, ठीक है, एनर्जी की, जो कि अंदर से आ रही है, रूह की एनर्जी है ना दरअसल। तो रूह किससे कनेक्ट है? अल्लाह ताला से। तो जितना हमारा ताल्लुक़ मजबूत होगा, जितना हमारा कनेक्शन मजबूत होगा, जितनी हमारी प्योरिटी होगी, रूह की प्योरिटी होगी, रूह क्लीन होगी, इनोसेंट होगी, उतना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। और ये भी कि साइंस कहती है कि अब तो मैंने बताया कि NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो कहता है कि आपका 80% आपका ऑरा होता है। आपका इम्यून सिस्टम का 80% जो है वो ऑरा है। वो नहीं कि आपको इम्यूनिटी बाहर से आपको बूस्टर लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है, वो बिल्कुल रिडिकुलस चीज़ें हैं, बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा। इंसान को, इंसान की फ्रीक्वेंसी को, इंसान के ऑरा को डिसरप्ट करने के लिए सब कुछ इन्वेंट किया गया है। हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे जाके ह्यूमन बायोफील्ड के अंदर, ठीक है ना, कि हाउ इट वर्क्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको मुतासिर करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करते हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करते हैं और इसकी एनर्जी को पोल्यूट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करते हैं, इसकी वाइब्रेशन को मुतासिर करते हैं। क्योंकि वाइब्रेशन जिस तरह होगी, जिस तरह की, उस तरह की जो है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। तो उसको हम आगे ह्यूमन बायोफील्ड के अंदर देखेंगे। अब तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं जनरली कि रूह है क्या, जनरल उसका हमने खाका देख लिया, कुरान से देख लिया, कुरान पाक से देख लिया, ठीक है। फिर हमने मुख्तलिफ जो हैं वो उलमा जो हैं उसमें फ़िलासफ़ा में उसको देख लिया मुख्तसर, और इस पर एक जनरल कंक्लूजन कल के अंदर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ तक बात रूह तक हो गई। अब कुछ का कहना है कि जनाब जी मादा भी है, जो कायनात में जो है मादे की एक हकीकत को तस्लीम किया गया है साइंस ने। आज उस पर हम बात करें कि मादे की क्या हकीकत है। अगर ये रूह की बात हो गई
तो क्या ये जो मेरी बॉडी नज़र आ रही है या इर्द गिर्द जो मेरे ये पर कर्टन्स, ये दुनिया, ये कायनात है जिसको हम मादी वजूद कहते हैं, इसकी क्या रियलिटी है? क्या मतलब ये मादी वजूद ही हकीकत है, ठीक है? या फिर रूह असल हकीकत है, या फिर मादी वजूद जो है वो जिसको हम मादी वजूद कहते हैं वो उस तरह का मादी वजूद नहीं जिस तरह का हम समझ रहे हैं या जिस तरह हम समझते चले आए हैं, ठीक है? यानी रूह से और एनर्जी से बेगाना किस्म का, जिसको हम कहते हैं ना कि जानदार चीज़ें हैं तो उसमें रूह है, उसमें एनर्जी है, नहीं। तो हर बेजान चीज़ के अंदर भी एनर्जी है, ठीक है? उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी या जानदार चीज़ की एनर्जी, पौधे जानवर की एनर्जी मुख्तलिफ है एनर्जी के फ़्लो की वजह से, ठीक है? कल भी मैंने आपको कहा था कि कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं मटेरियल्स बिजली के लिए, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। किसी मटेरियल में से बिजली अच्छे से पास होती है, किसी से बुरे से पास होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जितना अच्छा होगा ना किसी मटेरियल का, तो करंट उतनी तेज़ी के साथ उसमें फ़्लो करेगा। अब अगर करंट अच्छे से फ़्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो बैड कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ़्लो नहीं कर रहे। अब जितना एनर्जी का फ़्लो होगा वो चीज़ जो है वो उतनी नूर की तरफ चली जाएगी, और बजाय इसमें जिसमें एनर्जी का फ़्लो कम होगा वो इंजमादी हालत कह लें उसको, या कसीफ हालत कह लें उसको, एक जिस्म की हालत कह लें, वो उसमें दिखेगी। तो हमारा ये जो आउटर लुक है ना, वो एक हमारे परसेप्शन के अंदर देने के लिए है, उससे अलग नहीं है कि अलग से कोई चीज़ खड़ी हुई है। आइडियलिज्म भी हम आगे देखेंगे कि वो यही कहता है, वो तो फिर थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चला जाता है फिलॉसफी। लेकिन यहाँ पे ये रूह को जनरली दिया तो मादे को देखने के लिए कि मादा जो है कहाँ पे खड़ा है। साइंस कहती है कि जनाब, हम बचपन से देखते चले आए कि साइंस कहती है कि जनाब 3 हालतों में देखें इसको, ठोस में देखें इसे, माया में और गैस में, और अब कहते हैं ये जो प्लाज्मा है उसमें भी देखिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, ये भी जनरल मैं व्यू दे रही हूँ ना आपको। तो मादा जो है वो हमें पता है कि ये इसकी हालतें हो गई। फिर ये भी हमें अंडरस्टूड है बात, जो साइंस से बैकग्राउंड रखते हैं वैसे भी उनका मुशाहिदा है कि मादे की एक फॉर्म को आप दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है? अब अगर ये पेन है, इसको अगर मैं हरारत दूं तो क्या होगा? इसकी ये हालत तो नहीं रहेगी ना, पेन की फॉर्म नहीं रहेगी, ये पिघल जाएगा, कुछ गैसेस बन जाएंगी, कुछ और शक्ल में आ जाएगा ये। तो ये क्या हुआ कि एक मैंने बैरूनी अमल हरारत शामिल किया, इसने अपनी हालत को तब्दील कर लिया और दूसरी और शक्ल में तब्दील हो गया। यानी कि ये है तो, यानी कि मादा जो है वो अपनी हालत को बदल रहा है एक से दूसरी में, दूसरी ये चीज़ हो गई, ठीक है? ठोस था, अब उसके बाद जो वो है वो पिघली हुई हालत माया में आएगा, बहेगा, और फिर सॉलिड में आएगा लेकिन किसी और शक्ल में आएगा, ठीक है? अब ये कि अपनी हालत, एक हालत को दूसरी हालत में बदलता है, ठीक है? और इससे फना नहीं किया जा सकता है। यानी कि मादे में जो एनर्जी है, इसको जब जलाया, इससे एनर्जी निकली, गैसेस निकली, इसमें एनर्जी थी तो ये जला, ठीक है? कंबक्शन हुई इसके अंदर, ठीक है? किसी भी ऐसी चीज़ को आप जला नहीं सकते जिसके अंदर एनर्जी ना हो, ठीक है? एनर्जी थी तो ये जला, और जल के इसने अपनी एक हालत को दूसरी हालत में बदला, फना नहीं हुआ, ठीक है? तो मादे में जो एनर्जी है वो एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाती है, ठीक है? अब ये कि मादे को हम उसका वज़न मालूम कर लेते, इस पेन का कितना वज़न है, कितने ग्राम है, ठीक है? वो वज़न मालूम किया जा सकता है। मैं महसूस कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ कि ये कितना मोटा है और ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ठीक है ना? तो इसकी 3 डायमेंशंस मेरी नज़र में हैं, ठीक है? इसकी 3 डायमेंशंस जो हैं वो नज़र में हैं। अब वो इसी तरह मादे की हम डायमेंशंस जो अपनी ज़ाहिर की आंख से महसूस कर सकते हैं, वो क्या है कि हम इसको वज़न भी कर लेंगे, इसको महसूस भी कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ हाथ पे रख रही हूँ तो ये एक मखसूस जगह भी घेर रहा है, तो जगह भी घेर रही है। ये नॉर्मल हम छोटे लेवल की बातें हैं, स्कूल में, कॉलेज, छोटे उससे पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये जनरल इसकी खसूसियात हो गई, ठीक है? कि उस चीज़ को हम मादा कह रहे हैं कि जिसको अपने परसेप्शन में देख रहे हैं, परसेप्शन में उसकी डायमेंशंस देख रहे हैं, उसकी 3 डायमेंशंस देख रहे हैं, उसका वज़न देख रहे हैं, ठीक है? और जगह कितनी घेर रहा है वो देख रहे हैं, ये हो गया, ठीक है?
और ये देख रहे हैं कि जब हम इसको किसी बैरूनी अमल यानी हरारत देते हैं तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसकी एनर्जी बदल जाती है, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब ये कि इसी तरह जो मादा है बेजान चीज़ का भी है, उसकी जो बुनियाद है, इसकी बुनियाद, मादे की बुनियाद जो है वो एटम को लिया गया है कि ये बहुत सारे एटमों से मिलकर के बना है, ठीक है। पीछे पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की है, दीवार है, सब एटम से मिलके बने, ठीक है। तो एटम से, बेजान चीज़ के लिए एटम और जानदार चीज़ के लिए खुलिया, ठीक है। पौधा है, जानवर है तो उसके लिए खुलिया। अब ये जो इनकी बुनियाद है एटम और मेरी बुनियाद है खुलिया, मादे की बुनियाद क्या है? खुलिया। ये जनरल में चीज़ें देखती आपको हम चल रहे हैं ना, मादे को हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, रूह को हम कर चुके, तो मादे की तरफ अब हम आ रहे हैं। फिर आगे जाएंगे देखेंगे कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग हैं या ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मादे को कर रहे हैं डिस्कस। क्या हो गया? मादा 3 हालतों में है, उसके अंदर एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरे में चेंज होता है, ठीक है, वजन रखता है, जगह घेरता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी को इसकी ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर ये कि जिस तरह इंसान के जिस्म की बुनियाद खुलिया है, इंसान भी अगर उसको मैटर में ले लें आप, ठीक है, तो उसकी बुनियाद क्या है? खुलिया है। अगर इसको आप मैटर में ले लें तो इसकी बुनियाद क्या है? एटम है, ठीक है। अब एटम से, एटम क्या है? जिस तरह से घर बनाने के लिए, देखिए साइंस के बैकग्राउंड वालों को तो पता होगा, मेरे ख्याल में सभी को तकरीबन पता होगा कि जिस तरह घर बनाने के लिए आप ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार को मुकम्मल करते, फिर छत डालते हैं इस तरह से, तो ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार को जो मुकम्मल करने का अमल है, तो वो बिल्कुल जो ईंट है, ईंट समझ लें आप एटम है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर मुख्तलिफ एटम से मिल करके ये इसने अपनी शक्ल इस तरह से ली है। तो एटम जो है बुनियादी तौर पर जो छोटे से छोटा ज़रा जो आप इंसानी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। अब उसको जो मॉडल पेश किया गया है एटम का कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर भी एक्सप्लोरेशन की गई है। उसमें कहा गया है कि उसका भी एक मरकज़ है, ठीक है। उस मरकज़ के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 मज़ीद ज़र्रे उसके अंदर रहते हैं। एक छोटा सा ज़र्रा जिसको आप आँख से नहीं देख सकते, फिर उसकी मज़ीद साख्त है, उसका मरकज़ है, मरकज़ में 2 जो है वो ज़र्रात हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर वो एक और ज़र्रा है जो इस मरकज़ के गिर्द घूमता है, ठीक है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इन पर मुख्तलिफ तरह के चार्जेस हैं, ठीक है, किसी पे नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है वो। इसी तरह प्रोटॉन पे मस्बत है और इस तरह मनफी चार्ज का हामिल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये रहते हैं, कुछ मरकज़ में 2 रह रहे हैं और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। अब तो बात ये हो गई है कि सब एटॉमिक लेवल तक बात जा पहुंची है, ठीक है। फिजिक्स की, साइंस की वो शाख जिसे फिजिक्स कहते हैं, उसमें एक शाख है जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स जो है वो सब एटॉमिक लेवल तक जा कर के चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। सब एटॉमिक लेवल क्या है? एनर्जी का लेवल। बात पहुंच गई एनर्जी पे। सब एटॉमिक लेवल कहाँ पे पहुंचा? एनर्जी पे। वहाँ मटेरियल नहीं रहा, वहाँ बात किस में एंटर हो गई? एनर्जी में। सब एटॉमिक क्या है कि इन ज़र्रात की भी जब एक दूसरे से टकराव की जाती, कोलिजन किया जाता है, तो फिर इससे और ज़र्रात नहीं, एनर्जी जन्म लेती है, एनर्जी जन्म लेती है, वहाँ मटेरियल नहीं रह जाता। वो जो हवास में हमारे आ रहा था, जो महसूस में आ रहा था, जो ख्याल में आ रहा था, जो भी था, वो वहाँ पे इमटेरियल हो गया, वहाँ पे सिर्फ एनर्जी हो गई, रह गई। जब ज़र्रात भी एक दूसरे से टकराए तो बाद में इमिशन किसका हुआ? एनर्जी का हुआ। तो आखिरी बात कहाँ ठहरी जाके? एनर्जी पर। क्वांटम फिजिक्स जो है वो डील करती है, मादा जब टोटल एनर्जेटिक फॉर्म में चला जाता है उस पर डिस्कस करती है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में बात एनर्जी तक जा पहुंची। रूह क्या थी? एनर्जी थी, उसको मादे की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उसको मादे की ज़रूरत नहीं। वो मादा जिसकी तारीफ हम बयान करते हैं, ठीक है। अब मादा जो है उसको इस हद तक मादे की है कि हमारे परसेप्शन में आ सके, ज़रूरत है। अब यहाँ पे सॉरी, फिर इसी तरह से इंसान के खुलिये हैं, उसमें देख लीजिए, इंसान को अगर उसका मटेरियल बॉडी ले लें,
उसकी बुनियाद जिस तरह बेजान चीज़ की मादा की बेजान मादे की बुनियाद जो था वो एटम था, इसी तरह से जानदार जो अजसाम हैं जैसे इंसान, पौधा, जानवर हो गया, उनकी बुनियाद क्या है? खुलिया है। अब खुलिये को तोड़ फोड़ के अंदर देखा तो वो क्या था? उसमें न्यूक्लियस नज़र आया। न्यूक्लियस के अंदर जनाब जी मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स नज़र आए, जीन्स नज़र आए, ठीक है। और खुलिये के अंदर मुख्तलिफ और अज़ा नज़र आए, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी फराहम करता है, ठीक है ना, ठीक है। और वैक्यूल्स नज़र आए और मुख्तलिफ तरह के उसके अज़ा नज़र आए खुलिये के, ठीक है। ये सारे जो हैं वो एक छोटे से खुलिये जिसको माइक्रोस्कोप में मुशाहिदा किया जाता है, उसमें देखा जा रहा है कि उस खुलिये के अंदर भी एक सेंटर है और उस सेंटर के अंदर भी सारी वारदात चल रही है जी। उसमें भी क्रोमोसोम्स है, उसमें जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है। सारी जंग जिसके ऊपर लॉन्च की गई है डीएनए और डीएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर, ठीक है ना, ये जो जंग जारी है, ये जो हम जैसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नथिंग इज़ आर्टिफिशियल, वो सब कुछ हमारी जहानतों को, हमारे ख्याल और हमारे परसेप्शन को देख करके डेवलप कर रहे हैं और उसको फिर हम पर ही अटैक के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, टू गिविंग द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड सोल टू अननोन, अनरिलायबल, ठीक है, स्टिमुलाई, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो कोई मशीन है। ये है, इसको भी डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को, ठीक है। ये भी बेसिक्स शायद आपको बहुत बोरिंग लग रही हो, लेकिन याद रखें जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे ना, इंसान की रूह को एनर्जी में देखा हमने, अब इंसान को मटेरियल के अंदर देख रहे हैं, मादे को तलाश रहे हैं, फिर इंसान को मादे में देखेंगे, फिर बात आगे चलेगी ह्यूमन बायोफील्ड पे इंशाल्लाह। जब बेसिक, मेरा हमेशा से आप ये अपने जहन में रखिए कि मैं कभी भी ऐसे व्लॉग नहीं बनाती लफाजियत वाले, जिन्नों भूतों वाले, ठीक है, और घरों के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, यकीन मानिए उनके 50-50 व्यूज़ आते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कि क्या लोगों का मयार है, उनको किस चीज़ों में लगाया गया है। सारा दिन घर की कैमरा पकड़कर सुबह से शाम तक की कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कि इंसान खुद है क्या, कितने उस पर अटैक आ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का, उससे बचना कैसे है अटैक से, किस तरह सेल्फ को एक्सप्लोर करने के खुदा की मार्फत हासिल हो। ये खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं। और एक बता दूं बात, इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, बाज़ औक़ात मैं तो जानवरों में इतनी मोहब्बत, इतनी रहमदिली, इतनी जहानत और फिरासत देखती हूँ कि इंसान में मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाती है बाज़ इंसानों में, ठीक है। तो अल्लाह हमें हिदायत दे। अब यहाँ पे बात आ गई कि बुनियाद पे, ठीक है। अब मादे की बुनियाद मैंने कह दिया कि बेजान है तो उसको एटम को हमने देख लिया, सब एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फिजिक्स आ गई। अब जो है वो इंसान जानदार है, जानवर जानदार है, और इसी तरह पौधा, तो उसकी मटेरियल की बुनियाद क्या हुई? खुलिया हो गई। खुलिये के अंदर भी सेंटर है, उसके अंदर भी आज़ा हैं, उसमें भी केमिकल्स हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं। खुलिये के दूसरे सेंटर, यानी ये तो मरकज़ की बात होगी, मरकज़ के बाहर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, वैक्यूल्स हैं, अब मुझे भूल गए, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ आज़ा हैं, ठीक है। खुलिये की मेम्ब्रेन है, बैरूनी वॉल है उसकी एक, ठीक है। तो ये सब कुछ वहाँ स्ट्रक्चर, एक खुलिया जिसको आंख से नहीं देख रहे, उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेल है खुलिये का, ठीक है। एनर्जी जनरेट होती है हर खुलिये के अंदर, एनर्जी जो जनरेट हो रही है इंसान के, वही जो मैंने आपसे बात की कि रूह का मकाम जो है वो दिल है, लेकिन हर अज़ा देखे ना, जिगर जो है वो भी तो खुलियों से मिलके बना है, गुर्दे भी खुलियों से मिलके बने हैं, ठीक है। आपकी उंगली जो है वो भी खुलियों से मिलके बनी है। हर खुलिये के अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो परतू है उस एनर्जी का जो आपके दिल की एनर्जी, दिल के अंदर बैठी हुई है, एनर्जी ऑफ गॉड, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सोर्स, द गॉड, अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है।
वो ही एनर्जी पूरे बॉडी में रिवॉल्व करती है। जब रूह इंसान के जिस्म से निकाली जाती है तो पाँव से निकाली जाती है और एक एक जगह से वो खींची जाती है। समझ गए? तो ये बात है कि हम अगर रूह को समझें कि मकाम उसका दिल है उस एनर्जी का, और वो हर जिस्म के आज़ा के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि साइंस ने भी कहा कि जिस्म बुनियाद उसकी खुलिया है, मटेरियल की, मादी जिस्म इंसान का जो है उसकी बुनियाद खुलिया है, और खुलिये के सेंटर के अंदर जो है इसी तरह जो है वो डीएनए है, आरएनए है, और खुलिये के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, और खुलिये के ये मरकज़ की बात हो रही है। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ अज़ा हैं, उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी या पावर हाउस है खुलिये का। ठीक है, अब ये बात हो गई कि खुलिया वहाँ पे आ गया, एटम वहाँ पे आ गया। ठीक है, हम मटेरियल को देख रहे हैं ना, मादे को। तो साइंस जब मादे को बयान करती है तो वो इसी तरह ही करती है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि जब मैंने बात की कि इंसान के जिस्म के अंदर जो खुलिया है उसके अंदर भी एनर्जी है। ठीक है, अगर वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ना हो, खुलिया मर जाएगा, इंसान की मौत है। मौत मौत एनर्जी जब हर खुलिये से निकल जाती है तो इंसान, उसको हम इंतकाल समझते हैं, उसकी डेथ समझते हैं, इंतकाल हो गया, इसका ट्रांसफ़र हो गया, ये एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में एंटर हो गया। ठीक है, यही है ना मामलात। इसी तरह से जो बेजान चीज़ जिसको हम कहते हैं मादे को, उसका जो एटम है, उसके एटम का सब एटॉमिक लेवल क्या है, एटम से भी छोटा क्या है कि जब उसके अपने ज़रात एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो जब जो आगे चीज़ जन्म लेती है वो मटेरियल जन्म नहीं ले रहा, वो एनर्जी जन्म लेती है। इंसान जब मर गया उसकी जिस्म से जो चीज़ निकली वो आगे एनर्जी थी। इसी तरह बेजान जिसे हम कह रहे हैं, उसके एटम की आपस में ज़रात टकराए, इलेक्ट्रॉन की आपस में हुई तकरार, ठीक है, तो आगे जो हुई बरसात वो एनर्जी थी, जिसको क्वांटम फिजिक्स, सारा क्वांटम फिजिक्स आपका इस पे खड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स और रूहानियत, क्वांटम अगर खुदा के करीब ले जाने वाली साइंस की कोई शाख है जो कि है वो क्वांटम फिजिक्स है, लेकिन इसको अलाइंड करना है अल्लाह की वहदानियत से, एक अल्लाह के साथ। ठीक है, गॉड की एक सिंगुलर ताकत के साथ। जब तक ये नहीं होगा तो फिर ये शैतान के रास्तों में आपको लेके जाएगा। फिर वो बात आ जाती है सिंथेटिक, हर चीज़ सिंथेटिक हो रही है ना आजकल, आर्टिफिशियल हो रही है, तो फिर सिंथेटिक रूहानियत हो जाएगी, सिंथेटिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम चले जाएंगे, जो कि वो ले जाना चाह रहे हैं हमें। ठीक है, जो कि वो ले जाना चाह रहे हैं। हालांकि जो सिंथेटिक है वो क्या है, सारी की सारी वो आपको वही बात है, गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, कोई इख्तिताम नहीं है उसका। हमने तो पहुंचना है ना अल्लाह की तरफ, मार्फत हासिल करनी है। उन्होंने क्या हासिल करनी है, उन्होंने जाके मार्स के ऊपर अपने स्टेशन बना लेने हैं, और वहाँ पे जाके उधर भी बम बनाने हैं, और उधर से भी इंसानों को मारना है, उधर से भी बीमारियाँ फैलानी है। ठीक है, उधर से भी फसाद फैलाना है। फिर उसका इख्तिताम तो इसी पे होगा ना। तो जो असल रूहानियत है उसका इख्तिताम अमन पर होगा, मोहब्बत पर होगा, अदल पर होगा, इंसाफ पर होगा। जो खुदा के साथ जुड़ी वो सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स मादे की जो हालत को एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करती है कि एंड उसका एनर्जी है, तो वहाँ पे भी एनर्जी हो गई। रूह जब निकली बॉडी से वो भी उसका एनर्जेटिक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन टकराए, जब आखिर निकला तो वो भी एनर्जी हो गई। मादा किधर खड़ा था, किधर रह गया? अच्छा, अब हम कहते हैं ठीक है वो फॉर्म चेंज कर ली। मैं कहती हूँ कि पूरा जो इंसान का या मादे का वजूद है वो एनर्जी में तब्दील हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा। ये तो हमने साइंस की, जो मुझे सुन रहे हैं कोई बैकग्राउंड वाले, तो वो तो जानते होंगे आइंस्टाइन को। ठीक है, अब मुझे इसमें बाज़ लोगों का इख्तलाफ है कि आइंस्टाइन जो है वाज नॉट अ जीनियस मैन, उसको कोई फीड अप करता था ये चीज़ें और वो कहता था, और वो फिर आगे जा कर के ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत अपसाइड डाउन है। ठीक है ना, बहुत अपसाइड डाउन है। यहाँ पे जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, वो भी किसी और के मुस्तार लिए होते हैं, किसी और के होते हैं, और सब कुछ चलता है फिर इस तरह। लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं। आइंस्टाइन ठीक है जीनियस, उसने जो मसावात दी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसकी इम्प्लीकेशन, ठीक है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। बाज़ औक़ात आप यकीन कीजिए कि
ऐसी चीज़ें हम इस साइंस को, ये जो साइंस इल्हाद की तरफ है ना, खुदा के तसव्वुर से बेगाना होती है, उसकी बेगानियत को अगर ख़त्म कर दिया जाए ना, तो वो एक सच्चे मुसलमान के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का ज़रिया होगा। एक इंसान के लिए, सच्चे इंसान नहीं, एक इंसान के लिए, हर इंसान के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का ज़रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने एक मसावात दी। ठीक है, मादे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, हम मादे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मादे की हमने फॉर्म देख ली, खुलिया जानदार में उसकी बुनियाद, बेजान में एटम को देख लिया। एटम जो है वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो ज़रात, बाहर जो है इलेक्ट्रॉन को लाइट करते हैं, तो फिर वो आगे जाकर के एनर्जेटिक फॉर्म लेते हैं, यानी उसका इख्तिताम एनर्जी पे हो रहा है, उसका आगाज़ भी एनर्जी से हो रहा है। तो यानी कि जो इख्तिताम है या आगाज़ है, क्योंकि एनर्जी तो ख़त्म हो नहीं रही, तो वो जो है वहाँ पे फॉर्म सब एटॉमिक लेवल, वो भी एनर्जी है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं क्वांटम फिज़िक्स में। तो अब मादा जो है वो सब एटॉमिक लेवल तक पहुँच गया, और जो कि एनर्जेटिक फॉर्म है। ये अपने जहन में रखना कि मादे की जो सब एटॉमिक लेवल है, मादे की बुनियाद एटम, एटम से भी छोटा सब एटॉमिक लेवल, और वो क्या है, एनर्जेटिक फॉर्म। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने एक मसावात दुनिया को दी, वो क्या थी, सबको पता होगी, E इज इक्वल mc²। अब इसमें हम थोड़ा सा, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिसका नॉर्मली आर्ट्स का है, सोशल साइंसेस का है, वो भी समझ सकते हैं। ये मसावात जो है E इज इक्वल mc², इसमें E क्या है, E से एनर्जी। ठीक है, साइंस में एनर्जी के लिए E का अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है, और M से मुराद क्या है, मास। ठीक है, किसी जिस्म में मादे की मिकदार, जिसको हम मापते हैं, वज़न करते हैं, इतने किलोग्राम, इतने मिलीग्राम, इतने माइक्रोग्राम, इतने नैनोग्राम, या इतने ग्राम, और फिर मिलीग्राम और ग्राम और किलोग्राम, और फिर ऊपर चले जाएं आप। ठीक है, तो ये मास, मादे की मिकदार, जिसको आप वज़न में नापते हैं, ठीक है, वो मास है। अच्छा, फिर वो C क्या है, mc² है ना, मास जो है वो मादे की मिकदार हो गई, जिसको आप वज़न में ले आते हैं, और C से मुराद जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, रोशनी की रफ्तार। ठीक है, रोशनी की रफ्तार। ठीक है, रोशनी की रफ्तार, अब कितनी है रोशनी की रफ्तार। ठीक है, आप भाई गाड़ी में बैठते हैं, पता होता है भाई कितने किलोमीटर का सफ़र कितने घंटे में तय करती है, रफ्तार है ना ये गाड़ी की स्पीड। भाई आप कार जो है 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है जी, मोटरवे पे स्पीड क्या है जनाब, रफ्तार क्या है। ठीक है, ये रफ्तार बाहर भी जा रही है, देखिए ये ट्रक चलते रहते हैं सुबह शाम, ये वाटर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो रफ्तार जो है वो, रोशनी की रफ्तार तमाम बहुत तेज़ है। देखिए जब बारिश होती है, सबसे पहले बादल गरजते हैं, तो रोशनी हम तक पहले पहुंचती है, और उसकी जो आवाज़ है वो बादलों की बाद में पहुंचती है, तो बहुत तेज़ है। वो कहते हैं कि जनाब, जो इन्होंने साइंसदानों ने हमें डाला है इसमें चक्कर में, तो वो कहते हैं कि जनाब 30 करोड़ फी सेकेंड। ठीक है ना, जिसको 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8, ठीक है, भी इसको कह सकते हैं। 30 करोड़ जो है ना, वो तय करती है फासला, और फी सेकंड के अंदर। ठीक है, इतना फासला, कितना ज़्यादा फासला है, और वो फी सेकंड में इसको हासिल कर रही है। ठीक है, अब देखिए कि अगर इसको देखिए कि इस मसावात के मुताबिक इस दुनिया में कोई चीज़ जिसका मास है, उसको आप एनर्जी में बदल सकते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मटेरियल है, ठीक है, जिसको साइंस कहती है ना मटेरियल है, ये एटम है, इसके अंदर बेजान में, और एटमों का वज़न है। ठीक है, और इसी तरह से खुलिये हैं, खुलियों से हड्डियाँ बनी हैं, बाल बने हैं, नाखून बने, इस इंसान का एक वज़न है। जिस्म में मादे की मिकदार, कोई भी चीज़ जिसमें मादे की मिकदार मौजूद है, वज़न रखती है, वो उसको आप एनर्जी में बदल देते हैं, बदला जा सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। और एनर्जी की मिकदार को मालूम भी कर लेते हैं आप। वो कैसे? इस मसावात में आप कीमतें लगाते जाएं। ठीक है, अब इसमें मैं किसी चीज़ का मास ले लेती हूँ, छोटी सी छोटी चीज़ का मास ले लेते हैं हम। चावल का एक दाना ले लें, कितना? चावल का एक दाना ले लें, जिसका जो मास है, ठीक है, यानी वज़न है
0.02 ग्राम, जो कि किलोग्राम में बनता है 0.00002, यानी 40 पॉइंट के बाद है। अब मसावात में इसकी कीमत लगाइए, E=mc² में इसकी कीमत लगाइए, ठीक है, तो आपको हासिल होगी एनर्जी की मिकदार 1.8 ट्रिलियन जूल्स। जूल्स क्या है, जैसे हम किलोग्राम में नापते हैं वजन को, इस तरह एनर्जी को नापते हैं जूल्स में, ठीक है ना। और जूल जो है वो एक छोटी इकाई है ना, छोटी इकाई इसके साथ लगी हुई है। तो कितने जो है वो, अब वो साइंस के अंदर मैं आज आपको समझाऊं कि जूल कितनी एनर्जी की मिकदार है, लेकिन वो फिर कुछ को तो समझ आ जाएगी जो साइंस के बैकग्राउंड में, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो नहीं समझेंगे। बस मैं आगे डिफाइन करूंगी एनर्जी की जो मिकदार है वो समझ लीजिए, उसके इस्तेमाल से आप समझ लें कि वो कितना, इसमें कितनी एनर्जी है। 1.8 ट्रिलियन एनर्जी कितनी होती है जूल एनर्जी, तो उसके इस्तेमाल से समझ लेंगे बजाय इसके कि हम जूल को समझें। तो ये वो है जनाब, 60 साल के लिए अगर किसी घर को एनर्जी मुहैया करनी हो, ठीक है, चलाना हो घर को, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, पंखे चलाने, ठीक है ना, पानी खींचने, मोटर, इस्त्री, कंप्यूटर, कितने इस्तेमालात हो रहे हैं जनाब, ठीक है। 60 साल तक, ठीक है, किसी घर को चलाने के लिए एनर्जी की मिकदार काफ़ी है 1.8 ट्रिलियन जूल्स। 60 ईयर्स के लिए किससे हासिल हो रही है? चावल के एक दाने से। वो कैसे हासिल हुई? अब देखिए, अब आप कहेंगे चावल का एक दाना और जनाब 1.8 ट्रिलियन जूल्स एनर्जी, हाउ कैन इट पॉसिबल? मसावात ने तो साबित कर दिया ना। इसकी और फिर मिसाल भी होगी। अब वो मिसाल आम होनी चाहिए ताकि आम फहम हो जाए। देखिए, छोटी सी एक गोली जो बंदूक में जाती है, ठीक है, ठीक है, तो इंतहा जब बंदूक से निकलती है तो कितनी ताकतवर हो जाती है। अब अगर इसकी रफ्तार में बंदूक की गोली की रफ्तार रोशनी की स्पीड कर दी जाए, 30 करोड़ 30 करोड़ मील फी सेकंड है, मील ही है आई थिंक, ये 30 करोड़ मील फी सेकंड, ये इसका फासला तय करती है। तो यानी कि 30 करोड़ कितना ज़्यादा फासला है तो सेकंड के अंदर। अब अगर ये रफ्तार गोली को दे दी जाए, आप सोचे कितनी इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी एक छोटी सी गोली की, एक सेकंड में 30 करोड़ मील का फासला तय हो रहा है एक सेकंड में गोली, छोटी सी गोली, ठीक है। तो फिर कितनी ताकतवर हो जाएगी वो गोली, ठीक है। गोली का मास 10 ग्राम है, ठीक है, जो चावल के दाने से तो बड़ी है, ठीक है। तो ये 50 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उससे। वो आप सोच लीजिए कि 50 गुना, यानी कि उसके आप समझ लीजिए कि 1/2 जो है उसका ज़्यादा कर लीजिए 1.8 ट्रिलियन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि रफ्तार पे, ठीक है, कि रोशनी की रफ्तार से ये भी कि एनर्जी में बदल गया। वो चावल का दाना अब मास नहीं रहा, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ की रफ्तार बढ़ा दें, E=mc², रोशनी की रफ्तार से उसको हरकत दे, चाहे अंजुम बुखारी को दे दें, ये कुर्सी जिस पे मैं बैठी हूँ इसको दे दें, इस पर्दे को दे दें, इस खिड़की को दे दें, जिसमें मास मौजूद है, ठीक है, वज़न हो रहा है उसका, ठीक है, उसको रोशनी की रफ्तार से उसको आप हरकत दे दें, स्पीड दे दें, रफ्तार दे दें, वो मास नहीं रहेगा, वो किस में बदल जाएगा? एनर्जी में बदल जाएगा। तो इख्तिताम क्या हुआ? एनर्जी। इख्तिताम क्या हुआ? एनर्जी। आगाज़ क्या था? एनर्जी। इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है? एनर्जी। इख्तिताम से मुराद मेरा मतलब ये कि असल प्योर फॉर्म जो है मादे की एनर्जी है, ठीक है। तो तसव्वुर कर लें आप कि किस तरह से हम जो हैं सिर्फ इस ज़ाहिर के वजूद को लिए है और हम कहते हैं कि यही हमारा है, हमने इन्हीं का ख्याल रखना है। ये आँखें हैं जी, इसमें सुबह शाम ड्रॉप डालने हैं, नज़र आना चाहिए सही,
स्किन का ख्याल करना है, अच्छा खाना खाना है, चीज़ें मुतवाज़न रहे, वर्जिश करनी है, ठीक है। मांस के ऊपर तवज्जो है, जो मांस की असल है, वज़न की, मादे की असल है एनर्जी, उसके ऊपर नज़र नहीं जा रही कि जनाब अगर उसकी रफ्तार, वो जो कल मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, पाक दुआ आपके सामने रखी थी कि जिसमें क्या था, मैग्नीफाई मी, मैग्नीफाई माई लाइट, सॉरी मी नहीं, मैग्नीफाई माई लाइट, मैग्नीफाई माई लाइट, एम्पलीफाई माई लाइट, ठीक है। कुछ इसी तरह की मीनिंग थे ना, पीछे था। अब वो फिर उसमें आपको वो हो जाएगी। तो ये देखिए, मैग्नीफाई फॉर मी लाइट एंड एम्पलीफाई फॉर मी लाइट, ये थे अल्फाज, ठीक है। मैग्नीफाई फॉर मी लाइट एंड एम्पलीफाई फॉर मी लाइट, यानी कि इस रोशनी, यानी कि रोशनी को मेरे लिए मैग्नीफाई भी करें और एम्पलीफाई भी करें, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो, उसका रकबा भी ज़्यादा हो रोशनी का, एनर्जी का। तो क्या है ये, समझ आती है बात? बात समझ आ रही है कि हमारी वजूदी हैसियत है क्या, और हम किधर पड़े हैं? हम एक एनर्जी हैं। ये जो जाहिर की आंख से नज़र आ रही है, ये तो इसलिए है कि इस एनर्जी को कैरियर को एक पैकेजिंग दी हुई है। हालांकि उस पैकेजिंग की भी असल क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की एक पैकेजिंग है ये, लेकिन उस पैकेजिंग का भी असल क्या है, एनर्जी है। चाहे वो बेजान चीज की पैकेजिंग है, चाहे जानदार की है। अब ये मेरी ज़ाहिरी शक्ल और ये मास्क क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ों में एनर्जी का फ्लो उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए। जहाँ सटल हो जाती है एनर्जी, समझ लीजिए कसीफ हो गई, इंजमादी हालत में आ गई एनर्जी, वो एक जिस्म की शक्ल लेती है और उसकी प्योर फॉर्म जो है वो रूह की शक्ल में दिल में रहती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आइंस्टाइन ने भी यही बात की, आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि E इज इक्वल mc², कि एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म है, mc², यानी कि अगर आप मास को रफ्तार दे दें तो वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रोशनी की रफ्तार। तो अगर हम इंसान अपने जिस्म की रूह को मैग्नीफाई कर लें, एम्पलीफाई करें, ठीक है, तो फिर हम कैसे कैसे कमालात हासिल करेंगे। सूफिया की किताबों में लिखे हुए हैं कि वो कमालात होते हैं जहां आप जो हो यहाँ बैठ करके, यहाँ बैठे हुए हो और यहाँ से आपका जिस्म एनर्जी की फॉर्म लेता है और कहीं और अपेयर होता है और वहां जिस्म की हालत ले लेता है। एनर्जी को तो गाड़ी में बैठ के जाने की, जहाज का टिकट लेके एनर्जी में को बैठ के जाने की तो जरूरत नहीं है ना। एनर्जी तो ट्रेवल करती है कहीं से कहीं। अब सूरज की रोशनी आप देख रहे हैं मेरे पीछे खिड़की में आ रही है, उसको गाड़ी में बैठ के आने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर सफ़र कर रही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उन पैकेट्स के आगे भी कुछ है ना, प्योर फॉर्म भी है एनर्जी की। तो वो क्वांटम फिजिक्स में है, डिस्कवर इस पर बात हो रही है। तो कहने की बात ये है कि जब ये वजूद जो है एनर्जी की फॉर्म लेता है, मैग्नीफाई होता है, एम्पलीफाई होता है, तो फिर उसको ये कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इस कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए उस दुनिया के अंदर जो अगली डायमेंशन है ना, जो इंसान की हवा से खमसक से आगे की है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है, ज़िंदगी के एक डायमेंशन, एक रुख के ख़त्म होने का और दूसरे दरवाजे में एंटर होकर अगली डायमेंशन लेने का नाम है, ठीक है ना। आगाज़ ज़िंदगी है मौत, आगाज़ ज़िंदगी, एम्पलीफाई। इसीलिए तो कहते हैं कि जितनी आप देखिए ना, वो रूहानी शख्सियतें अभी तक हमारे ख्वाबों में और बताते खुद भी एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर हमें मिलती हैं और किसी भी फॉर्म में ले लेती हैं, वो आ जाती हैं, मिलती हैं। रूहानी शख्सियतें मुख्तलिफ लोगों के मुशाहिदात हैं, ख्वाबों में भी आती हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं? ये तमाम चीज़ें जो है एनर्जी की फॉर्म। एनर्जी को तो ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत नहीं है किसी जिस्म की, या ज़रूरत नहीं है उसको किसी व्हीकल की, ठीक है ना। तो जब प्योर एनर्जी फॉर्म हो जाती है तो हम इसी कैरियर को लेकर भी अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको बचा सकते हैं
और एनर्जीज जितनी आ रही हैं अटैक की सूरत में हम पर, उनसे उसको बचाकर प्योर फॉर्म में रख सकते हैं। जब तक प्योरिटी नहीं होगी तो रूह की परवाज़ नहीं होगी, ठीक है। वो परवाज़ के जो इंसान को मोमिन बनाती है, मोमिन की परवाज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात खड़ी हो गई कि मादे पे हम बात कर रहे थे, तो हमने देख लिया कि मादे की भी असल जो है वो एनर्जी है, क्वांटम फिजिक्स, फिर आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स यही कह रहा है। ये बेसिक आज आपने मादे का व्यू ले लिया, ठीक है। आगे मादे को आइडियलिज्म, फिनोमिनलिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, इज मैटर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग मैटर एंड एनर्जी इन फिजिक्स, और ये कि मैटर स्टोर एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, इसको थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू में देखेंगे, ठीक है, और इसका फिर कंक्लूजन दे देंगे हम। तो अब हम मैटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें आज आपने देख लिया कि आइंस्टाइन से बात शुरू हुई, थोड़ी क्वांटम फिजिक्स पे बात हुई, और इस तरह से आपने देखा कि मादा की क्या हमें बताया जाता रहा है, फिर मादे की भी असल जो है वो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए यहाँ तक के लिए काफ़ी है। फिर आपसे बात होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो को सुनिए। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, सवाल कीजिए, ठीक है। और अगर कोई जवाब है, कोई ख्याल है, वो उसका इजहार कीजिए। लाइक करना है लाइक कीजिए, अगर बुरा लगा है डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और अगर इससे आगे आपका दिल चाहता है तो आप इसको शेयर कीजिए लोगों में। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको सुनने की ज़रूरत है, जो मैंने आज आपसे बात की, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।